हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। सबको हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी का पर्व है और जो हमारे सिख समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, है ना। और इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी पर्व को आज अपन सेलिब्रेट करते हुए अपना टॉपिक जो है उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और उस टॉपिक में हमने स्टार्ट कर रखा है उस टॉपिक में हमने स्टार्ट क्या कर रखा है कि भारतीय जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है, उस भारत की जलवायु को उत्पन्न करने में कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा एक तापमान का फैक्टर कार्य करता है। तापमान का फैक्टर कार्य करता है और ये जो तापीय सिद्धांत में इसको हमने कंप्लीट किया था। तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत। और इस तापीय सिद्धांत में हमने देखा था कि एडमंड हैली ने बताया था कि धरातल पर जल और स्थल का वितरण असमान पाया जाता है। और इसी असमान वितरण के कारण जब सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति बनती है और उसका जो प्रभाव स्थल और जल पर पड़ता है, जिससे तापमान में भिन्नता उत्पन्न होती है। और उसी तापमान की भिन्नता के कारण भारत में, उत्तर भारत में थार का मरुस्थल अत्यधिक गर्म हो जाता है और दक्षिण पश्चिम से जो हिंद महासागर के ऊपर से जो पवनें आती हैं वो भारतीय मानसून को मजबूत बनाती हैं भाई, है ना। अब आज दूसरा जो फैक्टर हमने देखा, कि वो फैक्टर हमने देखा जिसमें हमने कहा ITCZ। और ये जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत दिया था फ्लोन महोदय ने, और कहा कि IPCZ जो, जिसे अपन डोलडर्म कहते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं, ये IPCZ जो है ये भारतीय मानसून को और अधिक मजबूत करता है। और जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण में जाती है, कर्क रेखा पर जाता है, तो IPCZ उत्तर की ओर 35 से 40 डिग्री अक्षांशों तक खिसक जाता है, जिससे जिससे भारत के थार के मरुस्थल में अत्यधिक तापमान बढ़ता है और वायुदाब घटता है। और इससे क्या होता है कि दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो हिंद महासागर के ऊपर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं और इसी से दक्षिणी पश्चिम मानसून का आगमन होता है। बिल्कुल वही कहा था। इसके बाद हमने कहा कि जेट स्ट्रीम धाराएं, जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम और जेट स्ट्रीम में ईस्ट और कोटेश्वरम ने बताया कि ये जो जेट स्ट्रीम धाराएं हैं ये भारतीय मानसून को और अधिक मजबूत बनाती हैं, बहुत अधिक मजबूत बनाती हैं। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम धाराएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। हमने कहा पश्चिमी पश्चिमी और ये जो पश्चिमी धाराएं होती हैं ये कौन सी होती हैं? उपोष्ण। और एक होती हैं पूर्वी, और पूर्वी जो होती हैं वो उष्ण होती हैं। कल की क्लास में हमने बड़े आराम से समझा था। अब जो अगला फैक्टर है वो है अल नीनो। अल नीनो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि महासागरीय स्थितियां बनती हैं, उनमें सबसे पहला कारण था अल नीनो, है ना। तो अब हेडिंग डाल दो अल नीनो, अल नीनो का सिद्धांत, अल नीनो का सिद्धांत। और अल नीनो के सिद्धांत में हमने कहा कि गिलबर्ट महोदय ने इसका प्रवर्तन किया था भाई। किसने किया था? गिलबर्ट ने, है ना। इसका प्रतिपादक जो है, प्रतिपादक जो है वो कौन था? गिलबर्ट। इसका जो प्रतिपादक था वो कौन था? गिलबर्ट। और गिलबर्ट ने बताया कि कि अल नीनो जो है, अल नीनो अल नीनो भारतीय मानसून को, भारतीय मानसून को भारतीय मानसून को प्रभावित प्रभावित करता है। अल नीनो जो है वो क्या करता है? भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अब देखो बेटा, जो अल नीनो है ये है क्या चीज? तो अब अपने हेडिंग डाल दो, अल नीनो, अल नीनो। और अल नीनो के सामने लिख दो, क्या लिखना है? लिखो लिखो प्रशांत महासागरीय,
प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय गर्म जल धारा। प्रशांत महासागर की एक गर्म जल धारा है जिसे अपन क्या कहते हैं, अल नीनो। अब समझना बेटा, कैसे समझना, इसका एक यहाँ एक शब्द में इसको समझ लो, लिखो अल नीनो। अल नीनो, अल नीनो एक गर्म गर्म अस्थाई, एक गर्म अस्थाई, स्थाई नहीं है बेटा, ये अस्थाई जल धारा है, जल धारा है, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति पेरू तट पर, पेरू तट पर होती है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है बेटा, पेरू तट पर होती है। इसे इसे स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में बालक ईसा कहा जाता है। बालक ईसा, ईसा कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है बेटा, बालक ईसा कहा जाता है। और समझना, ये जो अल नीनो की गर्म स्थानीय जलधारा है, ये जो गर्म जलधारा जो है, ये क्या करती है कि ये पेरू तट के ऊपर अपने आसपास का जो स्थान है, उस कंप्लीट महासागर का तापमान लगभग 5 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। अब समझो बेटा कैसे, क्या होगा इसका प्रभाव क्या होगा, समझना इसका प्रभाव समझो, कैसे ये प्रभाव डालेगी भारतीय मानसून के ऊपर, वो अपन बिल्कुल आराम से इसको समझते हैं। देखना क्या होगा इसमें कौन से फैक्टर काम करेंगे, चलो देखते हैं, है ना। तो ये अपना क्या है बेटा, पूरा का पूरा विश्व, हमने क्या कहा, ये अपना क्या है, विश्व। और इसका एक डायग्राम मैं आपके सामने और लेता हूं, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा बेटा, है ना। एक्चुअल में ये चीजें समझ नहीं आएंगी, कैसे अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करेगा, है ना। अब देखो कैसे अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करेगा। देखो ये अपना उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये अपना दक्षिणी अमेरिका है, क्या है, दक्षिणी। ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है, ये अपना यूरोप महाद्वीप है, ये अपना एशिया महाद्वीप है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और दक्षिण में अपने यहाँ अंटार्कटिक महाद्वीप। सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, चलो समझते हैं। हमने क्या कहा कि ये जो एक गर्म कौन सी है, गर्म, और गर्म जो जलधारा है, इसका उद्गम कहाँ होता है, पेरू। तो यहाँ जो देश है, इस देश को अपन कहते हैं पेरू, और इस पेरू तट पर इसका उद्गम होता है। अब आप कहोगे सर ये पेरू तट तो इधर चला गया, देखो बेटा ये जो पृथ्वी है अपनी क्या है, गोल है, पृथ्वी गोल है। अब हमने इसको पृथ्वी को इधर से चाकू से हमने इसको काट दिया, इधर से तो काट दिया, तो ये फैलेगी कि नहीं। तो अगर इसको अपन एक जगह करेंगे तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये एक जगह जाकर जुड़ेंगे ना, और जब एक जगह जाकर जुड़ेंगे तो ये जो भाग है, ये भाग दोनों एक जगह जुड़ेंगे। और इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है। देखो ये अपना दक्षिणी अमेरिका है, ये वाला भाग दक्षिणी अमेरिका का है, और ये अपना ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ये एशिया का पूर्वी भाग है, और एशिया का पूर्वी भाग और उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। और इस वाले डायग्राम में हमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, इसमें हमने दोनों को एक साथ ले लिया। चलो समझते हैं क्या होता है, अल नीनो क्या करता है। अब देखो ये जो है हमें पता है कि एशिया के द्वीपीय देशों से और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है ना, गुजरता है।
अब देखो, यहां से जब ये गुजरता है तो इसके साथ में आपको पता है उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में भी व्यापारिक कौनें चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी व्यापारिक कौनें चलती हैं जिनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है बिल्कुल। इसके साथ यहाँ यहाँ एक गर्म जल धारा जिसे उत्तरी विश्ववतीय गर्म जल धारा कहते हैं, और एक दक्षिण में यहाँ जल धारा चलती है जिसे अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी विश्ववतीय गर्म जल धारा कहते हैं। और इनकी दोनों के विपरीत यहाँ एक जल धारा चलती है जिसे अपन कहते हैं प्रति विश्वत रेखीय जल धारा, इसके अपोजिट चलती है। ये सामान्य स्थितियां होती हैं। अब आपको पता है जैसे ही सूर्य उत्तरायण जाता है और सूर्य दक्षिणायन जाता है, और 2 दिन ऐसे होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर सीधा चमकता है, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। अब होता क्या है कि जैसे ही सूर्य 0 डिग्री पर आएगा, जैसे ही सूर्य 0 डिग्री पर आएगा तो ये सामान्य स्थिति बनेगी, और जैसे ही सूर्य कर्क रेखा पर जाता है तो ये जो स्थितियां हैं ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर आता है तो ये स्थितियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। क्योंकि मैंने बड़े अच्छे आराम से आपको समझाया है कि अपना जो तापीय सिद्धांत है IPCZ है वो यही तो बातें होती हैं, उसमें हमने यही तो बातें की हैं। चलो समझो। अब हुआ क्या कि जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर आता है, जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर आता है, कब आता है मकर रेखा पर? आता है बेटा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर आएगा तो ये व्यापारिक कौनें कमजोर पड़ेंगी और ये क्या करेंगी, ये 0 डिग्री अक्षांश को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी, और जैसे ही आएंगी तो ये कौनें अपने अपने दाई और उत्तरी गोलार्ध में, जबकि बाई ओर घूमेंगी। क्यों? क्योंकि फेरेल का नियम यही कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध की पौने अपनी बाई ओर घूम जाती हैं, और यहां से जैसे ही बाई ओर घूमती हैं तो इनकी जो दिशा होगी वो दिशा इनके साथ घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी। अब देखो कुछ 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 यहाँ स्थानीय कारक काम करते हैं, और ये स्थानीय कारक क्या करते हैं कि इन गर्म जल धाराओं को अपने साथ ले लेते हैं, और ये जो भाग आता है इस भाग पर आकर यहाँ पेरू तट पर एक गर्म जल धारा का निर्माण कर देती है जिससे अपन कहते हैं अल नीनो। क्या कहते हैं? अल नीनो। और ये जो सामान्य स्थिति है इसको अपन कहते हैं ला नीनो। ला नीनो अच्छी स्थिति बनती है, जबकि अल नीनो जब यहाँ गर्म जल धारा उत्पन्न होती है इस भाग में आकर तो इसे अल नीनो कहते हैं। अब देखो स्थितियां वापस सुधरेंगी, और जैसे सूर्य 21 मार्च को क्या करेगा, 21 मार्च को जैसे ही सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर आएगा तो ये स्थितियां वापस वैसे ही 0 डिग्री अक्षांश पर आने का प्रयास करेंगे, और ये सामान्य जो जलधाराएं चल रही थी उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा और दक्षिणी विश्वत रेखीय गर्म जलधारा ये वैसे की वैसे चलेंगी। लेकिन यहाँ जो तापमान उच्च था, क्योंकि जल का एक गुण पाया जाता है जितना तीव्र गति से गर्म होता है उतना ही ठंडी गति से ठंडा भी होता है, तो ये देखो ये यहाँ अत्यधिक गर्म जल जो था ये इस जलधारा का अनुसरण करता है, और अनुसरण करते हुए ऑस्ट्रेलिया के इस भागों में आता है। और जब गर्म जल आ रहा है आपको भी पता है तो ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, पापुआ न्यू गिनी है, इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ता है बेटा, भयंकर सूखा। और जब अल नीनो की स्थिति होती है ना तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ये पूर्वी भाग है, पूर्वी तट, इस पूरे भाग में भयंकर वनों में अग्नि जलने लग जाती है। क्यों जलती है? क्योंकि यहाँ अत्यधिक दिसंबर में सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया की मध्य से गुजरती है, तो इस भाग में जो अत्यधिक गर्मी बढ़ती है, और इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में दिसंबर माह में आग लग जाती है। इसका एक फैक्टर अल नीनो का भी है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण में जाएगा, हमने कहा 21 मार्च को सूर्य क्या होता है कि अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश पर चला जाता है, और यहाँ से ये वापस स्थितियां बनती हैं, और ये गर्म जल जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से और इस तरीके से फैलता है। तो इसी का प्रभाव विश्व की मानसून पर पड़ता है, अल नीनो। क्योंकि ये पूरे की पूरी एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी तट है इस पर वर्षा नहीं होने देता। जापान में भी भयंकर सूखा पड़ता है भाई, है ना। अब होता क्या समझना, होता क्या है, हुआ ये कि हमने कहा कि इधर से एक गर्म जल धारा आती है जिसका एक पार्ट तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटों से होते हुए ऊपर की ओर चला जाता है, और कुछ भाग यहाँ से अंदर प्रवेश कर और हिंद महासागर में प्रवेश करता है। और जैसे ही हिंद महासागर में प्रवेश करेगा तो हिंद महासागर का तापमान जो होगा,
तापमान जो होगा उस तापमान में क्या कर देगा, वृद्धि। और जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी तो वायुदाब क्या होगा, वायुदाब क्या होगा, घटेगा। जबकि हमें तो यहाँ तापमान कम चाहिए भाई। क्यों चाहिए, क्योंकि देखो 21 मार्च आ गया और जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण जाएगा तो एक स्थिति 21 जून को बनेगी और 21 जून तक सूर्य कर्क रेखा पर जाएगा और हमें पूरे के पूरे उत्तर भारत में इस पूरे भाग में तापमान अत्यधिक चाहिए, तापमान अत्यधिक और वायुदाब कम चाहिए। जबकि सेम स्थिति यहां बन गई हिंद महासागर में, किसने बना दी, अल नीनो ने। क्योंकि जैसे ही अल नीनो का गर्म जल इस भाग में हिंद महासागर में प्रवेश करता है तो हिंद महासागर का तापमान बढ़ा देता है। और जैसे ही हिंद महासागर का तापमान बढ़ेगा तो हिंद महासागर का जब तापमान बढ़ गया, उत्तर भारत का भी तापमान बढ़ गया, दोनों तरफ लो प्रेशर बेल्ट बन गए, तो भारतीय मानसून कमजोर होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि अल नीनो के सक्रिय होने से, अल नीनो के सक्रिय होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है, कमजोर पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल नीनो जो है ना, अल नीनो जो है वो अगर सक्रिय होता है और एक स्थिति बनती है, एक तो बनेगी सक्रिय स्थिति और एक बनेगी निष्क्रिय। अब आपको ये समझना है बेटा कि ये कैसे स्थिति बन रही है और इसका क्या प्रभाव भारतीय मानसून पर। तो यहाँ जब ये सक्रिय होता है तो भारत में होती है अनावृष्टि, और जब ये निष्क्रिय होता है तो भारत में होती है अतिवृष्टि। समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अल नीनो और ला नीनो इफेक्ट यही है। अब देखो बेटा, इसमें कुछ शब्दावली है, जैसे एक शब्दावली अपन यूज करते हैं, जिसे अपन कहते हैं हिंद महासागरीय डायपोल। और ये जो हिंद महासागरीय डायपोल है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई बताओ, इंडियन ओशियन डायपोल, यानी इसको IOD बोलते हैं। होता है क्या है, लिखो, नोट डाउन करो भाई फटाफट, इसमें लिखो, इसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है। इसे भारतीय नीनो कहते हैं भाई, है ना। होता क्या है, लिखो, ये ग्रीष्म काल में, लिखो, ग्रीष्म काल में हिंद महासागर की जलीय सतह पर दो भिन्न तापमान की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसे हिंद महासागरीय डायपोल कहा जाता है। हिंद महासागरीय डायपोल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हिंद महासागरीय डायपोल कहा जाता है, IOD, इंडियन ओशियन डायपोल। अब नोट डाल के यहाँ एक बात लिखो, लिखो IOD अल नीनो को
प्रभावित करता है, अल नीनो को प्रभावित करता है, जिससे जिससे भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है, ये कुछ सामान्य शब्दावली है बेटा, इनको आराम से समझना और नोट डाउन कर लेना। हिंद महासागरीय डायपोल क्या होता है? इंडियन ओशियन डायपोल, आईओडी। और आईओडी में होता क्या है? इसे भारतीय नीनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय नीनो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, भारतीय नीनो क्या है? हिंद महासागरीय डायपोल। ग्रीष्म काल में हिंद महासागर की जलीय सतह पर दो अपने हिंद महासागर में दो, जैसे अरब सागर में तापमान अलग होगा और हिंद महासागर में अपने बंगाल की खाड़ी में तापमान भिन्न होगा, दोनों साइड में तापमान अलग अलग होगा। इसे अपन कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये होता क्या है? जैसे अरब सागर में अगर तापमान बढ़ रहा है तो वो भारतीय मानसून को मजबूत करेगा कि नहीं करेगा? और जैसे मान लो बंगाल की खाड़ी में तापमान बढ़ रहा है तो वो भारतीय मानसून को कमजोर करेगा। ठीक है बेटा। अब एक शब्दावली और लिखो, यहां लिखो दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन। और इसमें एक शब्द लिखो हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के वायुदाबीय संबंधों को हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के वायुदाबीय संबंधों को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। दक्षिणी दोलन कहा जाता है। इसको अपन बेटा बोलते हैं, कई बार शब्दावली पूछी हुई है, इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं एनसो। एनसो का मतलब क्या होता है? एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन, यानी कि इसे संयुक्त रूप से अपन कहते हैं अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। अल नीनो और दक्षिणी दोलन दोनों का जो संयुक्त प्रभाव होता है, इससे भी भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ते हैं अब समझो। अब ये हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे यहाँ से आपको डीपली जाने की जरूरत है नहीं, है ना? डीपली जाने की जरूरत बेटा है नहीं, फिर भी अपन इसको देखते जरूर हैं एक बार। होता क्या है इसमें क्या होता है, चलो एक बार देखते हैं। अब जैसे एक स्थान है, एक प्रशांत महासागर का स्थान है जिसे अपन कहते हैं ताहिती। क्या कहते हैं? ताहिती। और एक स्थान है हिंद महासागर का जिसे कहते हैं डार्विन। क्या कहते हैं? डार्विन। और इन दोनों स्थलों का तापमान का अध्ययन किया जाता है और उनके संबंधों के आधार पर भारतीय मानसून के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं दक्षिणी दोलन। जबकि ये जो इफेक्ट पड़ता है बेटा, ये लंबा इफेक्ट होता है, ये स्थितियां बदलती हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पेरू तट पर हमने पढ़ा, पेरू तट पर अल नीनो आती है, और अल नीनो आती है तो इस भाग का तापमान अधिक होगा और यहाँ गर्म संवहनीय पवनें चलेंगे, जो ऊपर चले उठेंगे, और ऊपर उठकर वो क्या करेंगे कि जैसे ही वो ऊपर उठेंगे तो मध्य अक्षांशों पर जाकर नीचे उतरती है, और उसका जो प्रभाव पड़ता है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों पर पड़ता है, और इसे अपन कहते हैं दक्षिणी दोलन। और इसी के साथ अपने प्रमुख भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख फैक्टर थे वो कंप्लीट होते हैं। अब समझना बेटा, अब समझना क्या है, भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली
नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली ने भारतीय भारतीय जलवायु को भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया। विभाजित 4 ऋतुओं में विभाजित किया। सबसे पहली जो ऋतु थी, सबसे फर्स्ट ऋतु जिसे अपन कहते हैं, बताओ भाई कौन सी ऋतु है जिसे अपन कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है वो अवधि बताओ, वो अवधि रहेगी मार्च से मध्य जून। मार्च से मध्य जून। अब आ जाओ, दूसरी जो स्थिति बनती है वो आती है ऋतु वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में होता क्या है, लिखो, वर्षा ऋतु में नोट डाउन करो, लिखो, मध्य जून से मध्य सितंबर तक। फिर अगली जो ऋतु आती है अपनी, उसे अपन कहते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु। और शरद ऋतु में हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक। और लास्ट अपनी जो ऋतु है वो है शीत ऋतु, जो फिलहाल चल रही है, शीत ऋतु। और शीत ऋतु में क्या होता है, चलो बताओ, शीत ऋतु में होता क्या है? शीत ऋतु में सर केवल इतना होता है कि मध्य दिसंबर से फरवरी तक, मध्य दिसंबर से फरवरी तक, ये अपनी भारतीय मौसम विभाग जो है उनके अनुसार, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारतीय कंप्लीट जलवायु जो है एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। और इनका समय अवधि देख लो, क्योंकि बेटा यहाँ से कंफर्म एक प्रश्न बनता है कि सीधा प्रश्न डाल देंगे एग्जाम में कि वर्षा ऋतु की काल अवधि होती है और आपको बताना है मध्य जून से मध्य सितंबर। चलो अब एक एक हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ग्रीष्म ऋतु, है ना। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता है कि मार्च से, इसकी अवधि क्या है, मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक। देखो इस समय होता क्या है कि सूर्य इस समय सूर्य उत्तरायण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देता है। जिससे उत्तर भारत में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तथा थार का मरुस्थल
50 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता। अब होगा क्या बेटा, जब ये इतना गर्म होगा तो यहां गर्म स्थानीय पवनें चलती हैं, स्थानीय पवनें चलती हैं जिसे ताप लहरी या लू कहा जाता है, लू कहा जाता, जिसे ताप लहरी या लू कहा जाता है। कहाँ चलती है बेटा, थार के मरुस्थल में, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, जिससे यहाँ स्थानीय पवनें चलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, ताप लहरी या लू। और इनकी जो दिशा होती है वो दिशा होती है इधर से पश्चिम से पूर्व। इनकी दिशा क्या होती है बेटा, पश्चिम से पूर्व, किनकी, लू। अब देखो यहां मानसून पूर्व की वर्षा होती है, मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा। और लिखो इसमें, लिखो ग्रीष्म ऋतु में चक्रवातों से मानसून पूर्व वर्षा होती है, जिसे स्थानीय नामों से जाना जाता है, स्थानीय नामों से जाना जाता है ना। तो सबसे पहले अपन क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे नार्वेस्टर। और नार्वेस्टर जो है इसे कहा जाता है उड़ीसा में। कहाँ कहा जाता है, उड़ीसा में। वैसे नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में भी चलती है भाई, है ना। जब अपने स्थानीय पवनों को पढ़ते हैं तो नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में पढ़ते हैं। इसके बाद अपन कहते हैं काल बैसाखी। और काल बैसाखी कहाँ चलती है, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ चलती है, पश्चिमी बंगाल। कहाँ होती है वर्षा, काल बैसाखी, पश्चिमी बंगाल में। इसके बाद अपन देखते हैं बोर्डो चिला। और ये जो बोर्डो चिला जो है ये होती है बेटा, ये जो वर्षा होती है ये होती है असम में। कहाँ होती है, असम में। नेक्स्ट अपन देखते हैं जिसे अपन कहते हैं चेरी ब्लॉसम। ये जो वर्षा होती है ये कर्नाटक और केरल में होती है, कर्नाटक व केरल में। और लास्ट अपन बोलते हैं जिसे आम्र वर्षा। और ये आम्र वर्षा जो है ये होती है दक्षिणी भारत में। अब देखो बेटा, समझना इस बात को, समझना कि काल बैसाखी और बोर्डो चिला ये जो है ये चाय के लिए अत्यधिक उपयोगी है, चाय के लिए। ये जो चेरी ब्लॉसम है ये कॉफी के लिए, किसके लिए, कॉफी के लिए। इसीलिए इसको कहते हैं फूलों की वर्षा। क्या कहते हैं बेटा, फूलों की वर्षा कहा जाता है इसे। किसको, चेरी ब्लॉसम को, फूलों की वर्षा। और आम्र वर्षा जिसे अपन क्या कहते हैं, मैंगो सावर। क्या कहते हैं, मैंगो सावर्स का मतलब क्या होगा कि ये आम की फसल के लिए, आम के लिए बहुत उपयोगी है। आम्र वर्षा, मैंगो सावर्स। कंफर्म यहां से प्रश्न आएगा बेटा, कोई रोकने वाला नहीं है, सीधा प्रश्न आएगा। काल बैसाखी, बोर्डो चिला, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा जिसे अपन मैंगो सावर्स भी कह सकते हैं, नार्वेस्टर उड़ीसा में। और फूलों की वर्षा कर्नाटक और केरल में, जो कि कॉफी के लिए सर्वाधिक उपयोगी। सीधा प्रश्न बनेगा बेटा यहाँ
कि चाय के लिए जो मानसून पूर्व वर्षा जो होती है उसे क्या कहते हैं, बोर्डो चिला और काल बैसाखी। चेरी ब्लॉसम कॉफी फूलों की वर्षा कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो यही है ना। कौन सी हैं प्रमुख विशेषताएं, यही है। अब देखो समझो, नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्षा ऋतु। क्या देखेंगे, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में सबसे पहले देखते हैं इसका समय क्या है, मध्य जून से मध्य सितंबर तक, मध्य जून से मध्य सितंबर तक। और पीछे हमने कहा कि पीछे अभी हम जब पढ़ के आए हैं और हमने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जबकि थार का जो मरुस्थल होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। और इससे क्या होता है कि वहां गर्म स्थानीय पवनें चलती है, जिसे अपन लू या ताप लहरी कहते हैं। इसी के साथ वहां कुछ चक्रवाती वर्षा होती है और उस चक्रवाती वर्षा को हम मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारा कंप्लीट है। अब देखो, जैसे ही जून में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो ये जो भाग है अत्यधिक गर्म होता है, उत्तर भारत अत्यधिक गर्म होता है। और यहाँ इस समय उत्तर भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है, जिससे दक्षिण पश्चिम से पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती हैं, उपमहाद्वीप की ओर चलती, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती हैं भाई। और जैसे ही ये चलकर आगे बढ़ती हैं, आगे इससे भारतीय ग्रीष्मकालीन जिसे अपन कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है, ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। इससे भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। अब होता क्या है बेटा, समझना। अब ये ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के मालाबार तट से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, पहली शाखा अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बताओ भाई। हम पढ़ते हैं अरब सागरीय शाखा, और दूसरी अपन पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, देखो समझो बेटा, अब समझो इसको। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भारत में सर्वाधिक आर्द्रता होती है, सर्वाधिक
आर्द्रता किसमें होती है? सर्वाधिक आर्द्रता होती है अरब सागरीय शाखा में। लेकिन वर्षा सर्वाधिक कौन करती है? सर्वाधिक वर्षा कौन करती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वाधिक वर्षा करती है भाई, है ना। इसमें जो आर्द्रता होती है 65% आर्द्रता होती है, लेकिन 25% ही वर्षा करती है। जबकि इसमें इसमें 35% आर्द्रता होती है, लेकिन वर्षा जो होती है वो 75% वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा समझते हैं कैसे क्या होता है ना। समझो, समझते हैं कैसे क्या होता है ना। हमने कहा कि जैसे सूर्य 0 डिग्री से ऊपर आकर 0 डिग्री से ऊपर आकर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इस दिन होता है 21 जून। जब ये स्थिति बनती है तो उत्तर उत्तर में यहाँ यहाँ थार मरुस्थल में तापमान अत्यधिक हो जाता है और लो प्रेशर बेल्ट विकसित होता है। यहां से जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें आगे बढ़ती हैं तो सबसे पहले मालाबार तट पर आकर टकराती है, और यहां जब आकर टकराती हैं तो यहां से दो शाखाओं में बट गई। एक होगी अरब सागर की शाखा, अरब सागर, और एक होगा बंगाल की खाड़ी। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। अब जैसे ही भारत की मुख्य भूमि से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, जिसे अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जिसे अपन ग्रीष्मकालीन मानसून भी क्या कहते हैं, ये जो मानसून है ये जैसे ही मुख्य भूमि से मालाबार तट से आकर टकराएगा तो यहाँ दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। अरब सागर के सारे सारे पश्चिमी तटों के सारे सारे पश्चिमी तटों के पश्चिमी घाट के सारे सारे जो जो धारा ऊपर की ओर जाएगी उसे अपन क्या कहते हैं? अरब सागर की शाखा। और जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है उसे अपन कहते हैं बंगाल की खाड़ी। अब एक शाखा यहाँ से आगे बढ़ती है और इस शाखा को अपन क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा। और एक जो शाखा है वो इस पश्चिमी घाट के सहारे सहारे इधर ऊपर की ओर बढ़ती है, यहाँ ऊपर की ओर बढ़ती है, यहाँ ऊपर की ओर बढ़ती है, और इस शाखा को अपन क्या कहते हैं? अरब सागर की शाखा। अब आपको यहाँ पता है नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, तो इन दोनों घाटियों में प्रवेश करेगी। और इसी के साथ यहाँ हमने देखा है कि अरावली पर्वतमाला है। तो देखो, ये जो अरब सागरीय जो शाखा है इसमें समस्या क्या आती है कि इसको कहीं अवरोधक नहीं मिलता है, यहाँ केवल पश्चिमी घाट अवरोधक मिलता है। और इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में भयंकर वर्षा करती है। इसीलिए जब ये शाखा सबसे पहले जहां टकराती है, इस तट को कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। और मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा होती है। सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले वर्षा होती है 1 जून को मालाबार तट केरल पर। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले वर्षा कहां होती है, तो बेटा होती है अंडमान निकोबार में। कहां होती है? अंडमान निकोबार। और ये जो अपना अंडमान निकोबार है इस पर वर्षा होती है 25 मई को। 25 मई को। पीछे जब हमने तापी सिद्धांत पढ़ा था वहां बेटा मैंने बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया था 25 जून। क्या होगा? 25 मई को सबसे पहले भारत में वर्षा अंडमान निकोबार पर होती है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले वर्षा कहां होती है, तो आपको बताना है मालाबार तट पर। कहां बताना है? मालाबार तट पर। अब देखो, ये जो अरब सागरीय शाखा जो है, अरब सागरीय जो शाखा है इसके 3 पार्ट है, 3 शाखाओं में विभक्त होती है, 3 उप शाखाओं में। और जैसे ये 3 शाखाओं में विभक्त होती है, पहली शाखा जो है ये पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढालों पर वर्षा करती है। दूसरी जो शाखा है वो क्या करती है कि इन भागों में, ये जो नर्मदा और ताप्ती की घाटियां हैं, इन घाटियों में प्रवेश करके और भारत के मध्यवर्ती भाग में वर्षा करती है। और तीसरी जो शाखा है वो अरावली के सहारे
और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख तक चली जाती है। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी शाखा हुई? अरब सागरीय शाखा। इसमें आर्द्रता सबसे ज्यादा है लेकिन ये वर्षा नहीं कर पाती। कारण क्या है? कारण ये है कि इसको सही अवरोधक ही नहीं मिल पाता है। थोड़ी बहुत वर्षा करती है नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में, और कुछ वर्षा करती है अरावली के दक्षिणी भागों में, क्योंकि दक्षिण में अरावली की ऊंचाई जो है, ऊंचाई और चौड़ाई अधिक है, जिससे अरावली के दक्षिणी भाग में वर्षा करती है और फिर अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या करती है कि जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आती है तो यहाँ व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यहाँ जब इनमें टकराव होता है तो ये एक शाखा यहाँ से, एक जो शाखा है वो यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करती है टकराकर नर्मदा और ताप्ती से। जहां जहां अरब सागरीय शाखा घुसी थी वैसे ही कृष्णा गोदावरी महानदी की घाटियों में प्रवेश करती है और भारत के मध्यवर्ती भाग में वर्षा करती है ना। और फिर यहाँ हमने कहा अराकान योमा पर्वत श्रेणी है जो कि हिमालय का ही पार्ट है, जिसे बर्मा में अराकान योमा कहा जाता है। तो यहाँ गारो, खासी, मिक्र, रेंगमा, बरेल पहाड़ियां हैं मेघालय में, और ये कीप नुमा पहाड़ियां हैं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जब आगे की ओर बढ़ेगी तो हिमालय से टकराकर इनको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो ये पीछे की ओर मुड़ेंगी। तो मेघालय में ये जो पहाड़ियां ये कीप नुमा, कीप के जैसी हैं, इनमें जैसे ही घूमेंगी तो यहाँ भयंकर वर्षा करती हैं और यहाँ से मुड़ती हैं और पूर्व से और पश्चिम की ओर इनकी गति हो जाती है और इसे कहते हैं पूर्वैया। क्या कहा जाता है? पूर्वैया। और ये जो पूर्वैया होती है ये पूरे के पूरे उत्तर भारत के उत्तर के विशाल मैदान में वर्षा करती है। अब देखो बेटा समझना, विश्व की सबसे अधिक जो वर्षा है वो कहाँ होती है? वो होती है मौसिनराम में। और ये जो मौसिनराम जो है इसमें वर्षा जो होती है 1141 सेमी होती है। और ये किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर। और ये जो खासी पहाड़ियां ये कहाँ हैं? मेघालय में। तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। कहाँ? खासी पहाड़ियों पर। अब आपको समझ आया कि दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं। एक शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, दूसरी शाखा अरब सागर की शाखा है, और किस प्रकार से भारत में वर्षा होती है। लेकिन देखो बेटा समझना, फिर भी पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग और कोरोमंडल तट जो है ये वर्षा से फिर भी वंचित रह जाता है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग और कोरोमंडल तट फिर भी दोनों शाखाओं से वंचित रह जाता है। इसे अपन बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखते हैं भाई, है ना। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। ठीक है ना। अगला फैक्ट लिखते हैं, भारत की औसत वार्षिक वर्षा, और भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 118 सेंटीमीटर। अगला जो फैक्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा की विविधता वाला राज्य, और वो राज्य है बेटा यूपी। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जो है वो अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन पश्चिमी यूपी बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। इसी के साथ भारत में सबसे कम औसत वर्षा वाला राज्य, और भारत में सबसे कम औसत वर्षा वाला राज्य जो है वो है राजस्थान।
कौन सा है? राजस्थान। सबसे कम औसत वर्षा वाला राज्य है राजस्थान। और विश्व या जिसको अपन बोलते हैं भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और वो स्थान है मोसिनराम। कौन सा स्थान है? मोसिनराम। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब अगली ऋतु अपनी शरद ऋतु। और इसका जो समय है वो समय क्या है? मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। इसकी अवधि है मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। और लिखो, इस समय सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, जिससे उत्तर में तापमान घटता है तथा हिंद महासागर में तापमान उत्तर भारत की अपेक्षा बढ़ जाता है। और आपको बेटा पता है, जब तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। और अब जो पवनें होंगी वो उत्तर पूर्व से अब पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, जिसे शीतकालीन मानसून या लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन कहते हैं। मानसून का निवर्तन कहा जाता। और ये जो मानसून है, शीतकालीन मानसून जो है, ये कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। कहाँ करती है? कोरोमंडल तट। यानी कि हम कह सकते हैं दक्षिणी भारत में वर्षा होती है। दक्षिणी भारत में वर्षा होती है। जैसे दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक है, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक में वर्षा होती है। कुछ दक्षिणी केरल में, कुछ कोरोमंडल तट के आसपास का जो भाग है, इस पर वर्षा होती है। ये अपनी शरद ऋतु है भाई, है ना। अब लिखो, भारत में वर्षा का वितरण। जैसे सबसे पहले लिखो, फर्स्ट दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करती है 74%। दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ वर्षा करते हैं 3%। लौटता हुआ मानसून, और लौटता हुआ जो मानसून है, जिससे अपन कहते हैं शीतकालीन। और ये जो शीतकालीन जो मानसून है, ये करता है 13%।
और मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा। और ये जो मानसून पूर्व की वर्षा होती है ये होती है 10%। यहां से अच्छा प्रश्न बनता है बेटा, भारत में वर्षा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून 74% वर्षा करता है, पश्चिमी विक्षोभ 3% वर्षा, लौटता हुआ मानसून जिसे शीतकालीन मानसून, जिसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और मानसून पूर्व की वर्षा 10% होती है। इसे अपन मावठ भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? मावठ। नेक्स्ट लिखो अपने लास्ट ऋतु जिसे अपन कहते हैं शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु। और शीत ऋतु में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी अवधि, मध्य दिसंबर से फरवरी, मध्य दिसंबर से इसकी अवधि क्या होती है? फरवरी। और इस समय क्या होता है? इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, तथा उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभों के साथ उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करती हैं। हमने क्या कहा? इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है तथा उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभों के साथ उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करती हैं, जिसे मावठ कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। और ये जो मावठ है इसे अपन बोलते हैं, मावठ को कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। इनको कह सकते हैं सुनहरी बूंदें। और ये रबी की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जैसे गेहूं है, चना है, इनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसीलिए अपन बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। और ये जो शीत ऋतु है, इस शीत ऋतु में क्या होता है बेटा कि ये जो उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं हैं ये भारत में शीत लहर लाती हैं, शीत लहर। क्योंकि कल हमने पढ़ा है जेट स्ट्रीम धाराएं, और उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको बताया कि जैसे ही उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय से टकराती हैं तो ये पश्चिमी विक्षोभों को अपने साथ लाती हैं, और इनकी जो पश्चिमी विक्षोभों की जो उत्पत्ति होती है वो होती है भूमध्य सागर में। कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर में जब ये उत्पन्न होते हैं तो ये जेट स्ट्रीम धाराओं के सहारे और उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं शीतकाल में। तो यहाँ आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। और पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। किसके सहारे आते हैं? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम धाराओं के सहारे भारत में प्रवेश करते हैं और भारत में शीतकाल में वर्षा करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? मावठ। क्या कहते हैं भाई? मावठ। और बेटा इसी के साथ अपनी चारों ऋतुएं कंप्लीट होती है ना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि ऋतुएं जो हैं, भारतीय मौसम विभाग जो है वो 4 ऋतुओं में विभाजित करता है भारतीय जलवायु को। ग्रीष्म ऋतु जिसे मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक, शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक, और शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक। कहां तक है भाई? फरवरी तक। और इसी में हमने देखा एक कंप्लीट डिटेल की हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने डिटेल की कि ये जो ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से मध्य जून है, इसमें इस समय सूर्य उत्तरायण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देता है, जिससे थार का मरुस्थल अत्यधिक गर्म होता है और यहाँ गर्म स्थानीय पवनें चलती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? ताप लहरी और लू कहते हैं। इसके बाद हमने कहा कि मानसून पूर्व की वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्ट, उड़ीसा, काल वैसाखी, बोडो जिला, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा,
इसी के साथ हमने कहा वर्षा ऋतु जो है, इससे क्या होता है कि उत्तर भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है और दक्षिण पश्चिम से पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलना प्रारंभ करती हैं और इससे भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है ना। और दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के मालाबार तट से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसी के साथ हमने पढ़ा अरब सागरीय जो शाखा है और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, दोनों शाखाएं अलग अलग है, दोनों शाखाएं अलग अलग है। नेक्स्ट हमने कहा इसके फैक्ट हमने नोट डाउन कर लिए भाई, है ना। लास्ट फैक्ट अपना नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल दो, फैक्ट। और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसमें सबसे पहला फैक्ट है भारतीय जलवायु की, भारतीय जलवायु की, भारतीय जलवायु की सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भारतीय जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या, व्याख्या अल मसूदी ने, अल मसूदी ने, अल मसूदी ने प्रस्तुत की, अल मसूदी ने प्रस्तुत की। दूसरा हमने कहा विश्व के, विश्व के सर्वाधिक, विश्व के सर्वाधिक चक्रवात, चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं, बंगाल की खाड़ी में आते, बंगाल की खाड़ी में आते हैं। विश्व में सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, लिखो भारतीय, भारतीय उष्ण, भारतीय उष्ण कटिबंधीय, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? पुणे में है। कहाँ है? पुणे। नेक्स्ट लिखो अपना, नेक्स्ट लिखो भारतीय, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, और ये कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है बेटा? हैदराबाद। और भारतीय मौसम विभाग मैंने आपको पहले ही बताया है कि नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय, भारतीय मौसम, भारतीय मौसम विभाग, और भारतीय मौसम विभाग है नई दिल्ली, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग कहाँ है? नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में। ठीक है बेटा। इसी के साथ, इसी के साथ भारत की जलवायु जो है, भारत की जलवायु जो है, इस भारत की जलवायु का कंप्लीट, मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक कंप्लीट होता है भाई, है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये जो कंप्लीट यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है ना। बाकी आप भारत की जलवायु को बाकी आप आराम से देख सकते हो कि इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से करवाया है और ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करवा दिए। ओके बेटा। और इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, भारत की जलवायु। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत एक बार फिर से आपको लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सबको, नमस्ते।